दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मैंने पाषाण काल पर सभी थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर कर दिया था। अब इसी क्रम में पाषाण काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ आज मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फूट एक थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? भूगर्भ शास्त्री, पुरातत्वविद, ऑप्शन नंबर सी पूरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी इतिहासकार। तो याद रखिए जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, ठीक है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, तो आंसर नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में। तो याद रखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ये संबंध रखते थे। ठीक है, और 1863 ईस्वी में इन्होंने पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण किया इन्होंने। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन बस्तियों की इन्होंने खोज की, इसलिए इनका नाम जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय के प्राप्त सामग्री के आधार पर त्रियुगीय विभाजन के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी है लुबाक, ऑप्शन नंबर सी है टेलर और ऑप्शन नंबर डी है गार्डन चाइल्ड। तो याद रखिए जो त्रियुगीय विभाजन है इसके लिए जाना जाता है सीजे थॉमसन को। सीजे थॉमसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, यानी कि पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? मानव ने कब से पशु को पालना शुरू किया? पहला ऑप्शन है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है उच्च पूरा पाषाण काल और चौथा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल। याद रखिए पूरा पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण काल को तीन भाग में विभाजित किया गया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल को तीन भाग में विभाजित किया गया था। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है इसमें आग की खोज हुई थी। ठीक है, आग की खोज हुई थी। ठीक है, और इसमें पहिए का आविष्कार भी माना जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिए जो अ, पशुपालन का जो प्रारंभ माना जाता है वो मध्य पाषाण काल को माना जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल। अब इसके बारे में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कहाँ से? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से व राजस्थान के बागोर से पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो बागोर मुख्य रूप से पशुपालन के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और कि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालना शुरू किया? तो याद रखिए मानव ने सबसे पहले जो पालना शुरू किया वो कुत्ते को पालना शुरू किया। ठीक है, और जो कुत्ता था शिकार में मानव का सहायक होता था। ठीक है, ये शिकार को दौड़ा कर पकड़ने में, उसका शिकार करने में या सहायक होता था। ठीक है, या शिकार को पकड़ने में, ठीक है, मानव की सहायता करता था। तो इसलिए मानव ने सबसे पहले जो पालना शुरू किया वो कुत्ते को पालना शुरू किया। इसके बाद आगे चल के हम देखते हैं कि अनेकों पशुओं को मानव ने पालना शुरू किया, जैसे गाय, बैल। ठीक है, बैलों के जो खेती के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं आगे चलकर। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिलता है? पहला ऑप्शन है चौपानी मांडो, दूसरा ऑप्शन है मेहरगढ़, तीसरा ऑप्शन है आदमगढ़ व चौथा ऑप्शन है वीरभानपुर। याद रखिए जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो प्रमाण मिलता है वो आदमगढ़ से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। मेहरगढ़ मेहरगढ़ जो था, यहाँ से हमें जौ के साक्ष्य मिलते हैं, जौ की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और यह लहुरा देव से पहले यह स्थल था जहाँ सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन स्थलों से हड्डी के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, हड्डी के उपकरण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
पहला ऑप्शन है चौपानी मांडो, दूसरा है काकेरिया, तीसरा ऑप्शन है मादाहा और चौथा ऑप्शन है सराय नहर राय। ठीक है, तो याद रखिए मादाहा से और सराय नहर राय दोनों जगहों से हमें हड्डी के उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ जिला जो है प्रतापगढ़, ठीक है, यहाँ से 3 स्थल हमें प्राप्त होते हैं। पहला है सराय नहर राय, सराय नहर, दूसरा है मादाहा और तीसरा जो स्थल है वह है दमदमा। ठीक है, दमदमा। मादहा से हमें युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर स्त्री एवं पुरुष को साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यदि हम बात करें सराय नहर राय की, तो यहाँ पर 41 नर कंकाल मिले हैं। ठीक है, और 41 नर कंकाल और जो 4 कंकाल हैं, ठीक है, एक ही कब्र में मिले हैं। छिछली कब्र में एक ही 4 कंकाल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। दमदमा की देखें तो दमदमा में 3 मानव कंकाल एक ही कब्र में मिले हैं। ठीक है, 3 मानव कंकाल जो हैं, हमें एक ही कब्र में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों सही हो जाएगा। सराय नहर राय और मादाहा दोनों जगह से मानव हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ दोनों स्थल जो हैं वो प्रतापगढ़ में स्थित हैं। दमदमा से 3 लोगों को साथ दफनाए जाने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई किस काल में? पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल और चौथा ऑप्शन है नवपाषाण काल। तो याद रखिए जो खाद्यान्नों की खेती स्टार्ट हुई वो कहाँ से शुरू हुई? नवपाषाण काल से। ठीक है, नवपाषाण काल से स्टार्ट हुआ। याद रखिए खाद्यान्नों का विस्तृत रूप में जो कृषि प्रारंभ हो गई थी वो नवपाषाण काल में शुरू हो गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी डेवलपमेंट होने लगे नवपाषाण काल में, जैसे मानव बस्तियों का निर्माण होने लगा, गांवों का विकास होने लगा, साथ ही साथ लोग मृद भांडों का विस्तृत स्तर पर प्रयोग करने लगे। ठीक है, बाजार का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ, किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? पहला है यमुना घाटी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा घाटी, तीसरा ऑप्शन है गंगा घाटी और चौथा ऑप्शन है ताप्ती घाटी। तो याद रखिए जो नर्मदा नदी घाटी है, ठीक है, नर्मदा नदी घाटी से हमें सबसे पहले मानव जीवाश्म के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, नर्मदा नदी घाटी। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज की खेती प्रारंभ की? पहला है जौ, पहला गेहूं, दूसरा ऑप्शन है जौ, तीसरा ऑप्शन है ज्वार और चौथा ऑप्शन है बाजरा। तो याद रखिए जो मानव द्वारा सबसे पहले अनाज की खेती की गई थी वो थी जौ, अर्थात मानव ने सबसे पहले जौ उपजाना शुरू किया। जौ के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से भी प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़, ठीक है, यह नवपाषाण कालीन स्थल है मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य याद रखिए कि पहले जो था मेहरगढ़ था, जहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते थे प्राचीनतम, लेकिन अब डाटा चेंज हो चुका है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कोलडीबा, दूसरा ऑप्शन है लहुरा देव, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़ और चौथा ऑप्शन है संगनकल्लू। तो याद रखिए जो सबसे अभी तक प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव से अभी तक सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव जो 9000 बीसी से लेके 7000 बीसी तक हमें जिसमें चावल के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोलडीबा, कोलडीबा की बात करते हैं, यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है, धान की भूसी प्राप्त होती है, के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ से जौ के साक्ष्य, जौ के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहाँ से मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। संगनकल्लू की बात करें तो यह दक्षिण भारतीय स्थल है, यहाँ से हमें राख के टीलों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, राख के टीले। ठीक है, राख के टीले के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ प्रमुख स्थल थे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा लहुरा देव। ठीक है, कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य
हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है? तो याद रखिए प्राचीनतम जो जीवन के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो है मेहरगढ़। ठीक है? इन सभी ऑप्शन में जो है मेहरगढ़ जो है सही ऑप्शन हो गया। स्थायी जीवन के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ठीक है? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? पहला ऑप्शन है औदे, दूसरा ऑप्शन है बोरी, तीसरा ऑप्शन है बागोर और चौथा ऑप्शन है लखनिया। तो याद रखिए मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बागौर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। यदि हम बात करें बागोर की, तो बागोर जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। 12वां प्रश्न 12वां प्रश्न देखते हैं। चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, किसे चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पुरा पाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है नव पाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है ताम्र पाषाण काल और चौथा है लौह युग। तो याद रखिए जो चैल्कोलिथिक युग है, इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। ठीक है? कैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक। हिंदी में इसे चैल्कोलिथिक कहते हैं और इंग्लिश में इसे कैल्कोलिथिक कहते हैं। ये ताम्र पाषाण युग को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वो सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है। हमें इसमें जो है स- सही विकल्प का हमें इसमें चयन करना है। ठीक है? आहाड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहाड़ को ताम्रवती या तांबे की नगरी भी कहते थे। दूसरा ऑप्शन है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा है धातु का काम पहाड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन हुआ करता था। और चौथा ऑप्शन है यहाँ के लोग काले रंग के मृद भांड का प्रयोग करते थे जिन पर सामान्य सफेद रंग से ज्यामिति या आकृति उकेरी जाती थी। ठीक है? तो याद रखिए आहड़ यानी आहड़ को ताम्रवती या तांबे की नगरी कहते थे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग काले मृदभांडों का प्रयोग करते थे और उनमें ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थी, यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। ये लोग जो थे चावल से परिचित थे। ठीक है? ये लोग चावल से परिचित थे। इसके साथ साथ ये लोग जौ जौ ठीक है, इसके साथ और गेहूं, इसकी भी खेती किया करते थे। ठीक है? चावल जौ और गेहूं की भी खेती किया करते थे। तो ये ऑप्शन जो है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। यानी कि 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, पहाड़वासी जो थे वो मूलतः कृषक थे। ठीक है? और पशुपालक भी थे, यानी कि पशुओं को भी पालते थे और कृषि भी करते थे। वे गेहूं जौ और चावल तीनों से परिचित थे। ठीक है? 14वां क्वेश्चन देखते हैं, यह मिलान है, हमें मिलान करना है। ठीक है? तो पहाड़ सभ्यता, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति, यह किन नदियों के किनारे या किन स्थानों पर विकसित हुआ? नर्मदा नदी तट, बनास नदी तट और अहमदनगर व पुणे। तो आहड़ संस्कृति जो कि हम जानते हैं कि यह राजस्थान में स्थित है, यह बनास नदी के तट पर विकसित हुआ। यदि हम मालवा संस्कृति की बात करें तो यह नर्मदा नदी के तट पर विकसित हुआ। वहीं जोरवे संस्कृति जो है यह अहमदनगर व पुणे में विकसित हुआ। तो इस प्रकार से पहले का बी ऑप्शन, दूसरे का ए ऑप्शन, पहले का बी, दूसरे का तीसरे का सी, इस प्रकार से हमारा बी दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। ठीक है? यदि हम इसे मैप में ड्रॉ कर कर देखें, यदि हम इसे मैप में ड्रॉ करें भारत में, इसका एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, तो हम देखने को मिलता है कि जो मध्य प्रदेश पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है? यानी कि जो स्थल है यहाँ पर राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में हमें देखने को मिलता है आहाड़ संस्कृति, आहाड़ संस्कृति। ठीक है? जो कि बनास नदी के तट पर स्थित था, यानी राजस्थान। ठीक है? राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में हमें आहाड़ संस्कृति देखने को मिलता है। यदि हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, ठीक है,
पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं पूर्वी गुजरात के क्षेत्र में। तो यहाँ कहीं हमें देखने को मिलता है मालवा या कायथा संस्कृति। मालवा या कायथा संस्कृति, ठीक है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमें देखने को, पश्चिमी एमपी और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। यदि हम बात करें जोरवे संस्कृति की, तो जोरवे जो है, जोरवे संस्कृति यह हमें देखने को मिलता है यहाँ कहीं महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र के आसपास, उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र के आसपास। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जोरवे संस्कृति, ठीक है। जोरवे संस्कृति ये महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन जो थी ताम्र पाषाण कालीन स्थल थे, आहार संस्कृति, मालवा या कायथा संस्कृति और जोरवे संस्कृति, ये तीन ताम्र पाषाण कालीन समकालीन संस्कृतियां थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन। बनास नदी के किनारे विकसित स्थल नहीं है। कौन सा स्थल जो है वो बनास नदी के किनारे विकसित नहीं हुआ था, ठीक है। यानी आहाड़ सभ्यता का स्थल वह नहीं माना जा सकता है, ठीक है। पहला है आहाड़, दूसरा है गिलुंद, तीसरा ऑप्शन है बालाथल और चौथा ऑप्शन है आमरण। तो याद रखिए आमरण जो है ये बनास नदी के किनारे विकसित नहीं हुआ था, ठीक है। आमरण, आमरण, त्रिपुरी, त्रिपुरी, उज्जैनी, उज्जैनी, ये तीनों के तीनों जो संस्कृतियां थी, ये ये जो थी कायथा संस्कृति की स्थल थे, कायथा संस्कृति, ठीक है। याद रखिए मालवा या कायथा संस्कृति के ये तीनों स्थल माने जाते हैं, आमरण, त्रिपुरी और उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थलों में शामिल नहीं है। कौन मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थलों में शामिल नहीं है, ठीक है। पहला है मालवा, दूसरा है नगदा, तीसरा है नावदा टोली, चौथा है त्रिपुरी, ठीक है। तो याद रखिए जो त्रिपुरी है, ठीक है, त्रिपुरी, ये मालवा संस्कृति में शामिल नहीं है, ये कायथा संस्कृति में शामिल है, ठीक है। मालवा एवं कायथा जो है ये समकालीन संस्कृतियां हैं, ठीक है। दोनों का विकास पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए जो कायथा संस्कृति है इसका स्थल है त्रिपुरी, त्रिपुरी, उज्जैनी, ठीक है। ये जो स्थल है ये किस संस्कृति के स्थल है, ये कायथा संस्कृति के स्थल है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से नाविकों की बस्तियां के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो नाविकों की बस्तियां हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं। पहला ऑप्शन है दायमाबाद, दूसरा ऑप्शन है इनाम गांव, तीसरा ऑप्शन है नाबदा टोली और चौथा ऑप्शन है उज्जैनी। तो हमें नाविकों की बस्तियां कहाँ देखने को मिलती हैं, तो याद रखिए जो सी ऑप्शन है नाबदा टोली, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ से हमें नाविकों की बस्तियों के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन नापता टोली से और क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो याद रखिए अलंकृत चष्क, यानी कि चष्क वो शराब पीने के जो प्याला होता है उसे चषक कहते हैं। इसके अलावा ज्यामितीय चित्रण व अनाज के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं नावदा टोली से। ऐसा माना जा सकता है कि नावदा टोली जो था ये व्यापारिक स्थल हुआ करता था, यहाँ से व्यापार वाणिज्य अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ से संपन्न होता था, ठीक है। तो यहाँ से हमें पर्याप्त मात्रा में अनाज के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अनाज के गोदामों के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है ताम्र पाषाण संस्कृतियों में पत्थर के घर पाए गए हैं, ठीक है। दूसरा है रंगाई छपाई उद्योग जो था वह विकसित अवस्था में हुआ करता था। तीसरा है गंदे नाले से पानी निकालने के लिए चक्रकूप विधि का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारे तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है। जो गंदे पानी से नाल जो गंदे नाले से जो पानी निकालने के लिए चक्रकूप विधि का प्रयोग किया जाता था, आगे चल के हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी यह विधि का प्रयोग किया जाएगा। रंगाई छपाई उद्योग विकसित अवस्था में था, साथ ही साथ पत्थर के घर व ताम्रपाषाण संस्कृतियों में पाए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो उपयुक्त सभी जो है, ठीक है, एक, दो और तीन, तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे।
19वां क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो याद रखिए मानव के साथ जो कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी गुफकराल, ऑप्शन नंबर सी है बुर्ज़होम, ऑप्शन नंबर डी है चिनाब। तो जो जम्मू कश्मीर का बुर्ज़होम है, ठीक है, यहाँ से हमें मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। गुफकराल स्थल जो है यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से हमें गर्तावास के साक्ष्य पाए जाते हैं, ठीक है, गर्तावास। ठीक है, अर्थात मानव जो है वो जमीन के नीचे घर बनाकर रहता था ठंडियों से बचाव के लिए। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाणिक विशेषता नहीं है, ठीक है। पहला है कृषि का ज्ञान, दूसरा है पशुपालन का विकास, तीसरा ऑप्शन है गांव एवं घर का विकास, चौथा ऑप्शन है आग की खोज। तो याद रखिए जो आग की खोज है या नवपाषाणिक विशेषता नहीं या पूरा पाषाणिक विशेषता है, ठीक है, पूरा पाषाणिक विशेषता है, ठीक है। आज से लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व, 4 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, मानव द्वारा आग की खोज की जा चुकी थी, ठीक है। तो यह जो समय क्रम है या पूरा पाषाण काल का है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। आग की खोज जो है वो पूरा पाषाण काल की विशेषता है, जबकि कृषि का ज्ञान, पशुपालन व गांव घर एवं बाजार का विकास जो था वो नवपाषाणिक विशेषता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने पूरा पाषाण काल, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के अधिकतम जो प्रश्न थे उसे हमने कवर कर लिया। साथ ही साथ ताम्र पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे भी हमने कवर करने का प्रयास किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित होगा, ठीक है। और उसके हम प्रश्नों का संग्रह के साथ भी हम उपस्थित होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।